चलो आज हम करेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अरे बस अब बस बात करो बाद में। तो लास्ट क्लास में हमने महाजनपद पढ़ लिए थे। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद। भारत में कितने महाजनपद? 14 महाजनपद भारत में है और 2 महाजनपद वर्तमान भारत के बाहर स्थित हैं। तो ये बताओ, जब 16 महाजनपद भारत में थे तो ऐसी क्या क्या परिस्थितियां बनी कि इन 16 महाजनपदों को पार करके सिर्फ मगध ने पहली बार साम्राज्य का निर्माण किया, है ना। साम्राज्य निर्माण में काफी सारी चीजें सकारात्मक रूप से रोल प्ले करती हैं। तो मगध में ऐसी क्या क्या स्थितियां बन गई थी जिसने सभी 15 महाजनपदों को पीछे किया और उभर के पहली बार साम्राज्य का विस्तार किस महाजनपद में हुआ? मगध में। तो मगध में कुछ होगा ऐसा? क्या क्या था मगध में? तो पहले समझो कि मगध में ऐसी क्या क्या चीजें थी जिस वजह से मगध में पहली बार, प्राचीन भारत में पहली बार राजवंश अस्तित्व में आया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, वैदिक काल पढ़ा और महाजनपद काल पढ़ा। क्या अभी तक किसी वंश की बात हुई? अभी तक समाज या तो कबीले में बटा है या छोटे छोटे जनपद में बटा है, और जनपद आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? महाजनपद का। तो 16 महाजनपद में मगध में पहली बार राजवंश का उदय होता है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख कारक हैं जिसकी वजह से मगध की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। पहला क्या है? इसकी भौगोलिक स्थिति। अगर हम जाकर देखें कि मगध की स्थिति कहां है, तो देखो ये है मगध का हिस्सा, इसके जस्ट ऊपर ये है वज्जी संघ। ये क्या है? मगध। हाँ, ये है वज्जी और इसके बगल में अंग। इसको बंद कर दो। तो भौगोलिक स्थिति देखो पहले। यार डिस्टरबेंस हो जाता है हमको बहुत ज्यादा। यह है मगध। जब हम मगध को देख रहे हैं तो मगध चारों दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, मगध के पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है? कोई बताओ? वासस। इसके उत्तर में ये सब पुराने नाम हैं, वृषभ की पहाड़ियां। इसके पश्चिम में, सॉरी पूरब में तो मगध में ऐसा क्या क्या था जिसकी वजह से मगध में पहली बार राजवंश का अस्तित्व हुआ? ठीक है, तो पहला इसका भौगोलिक स्थिति। यानी मगध एक ऐसा महाजनपद था जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यानी इसकी जो स्थिति है वो पहाड़ी के ऊपर थी। इस तरफ भूल गए हम, नहीं आएगा याद, याद है बाद में देख लेना। ऊपर वृषभ की पहाड़ियां थी, नीचे ऋषिगिरी की पहाड़ियां थी। कौन सी? ऋषिगिरी। और इधर वासव की पहाड़ियां। ठीक, यानी भौगोलिक स्थिति के आधार पर यह देखा गया कि मगध चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब ऐसे में अगर चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा होगा तो जो आक्रमण होंगे वो आक्रमण हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इनकी राजधानी कहाँ है? पहाड़ के ऊपर। कोई भी विदेशी आक्रमण होगा या किसी महाजनपद का आक्रमण होगा तो उनको दूर से दिख जाएगा, और दूर से दिख जाएगा तो अपने आप को ये बचा लेंगे। ठीक, तो मगध की स्थिति जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, इसमें राजवंश के उदय का सबसे बड़ा कारण, यानी मगध पर जिसने शासन कर लिया वो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भारत में अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक, इसके बराबर कितने महाजनपद थे? अंग भी बड़ा महाजनपद है, कौशल भी महाजनपद है, अवंती भी है, अश्मक भी है, कंबोज भी है, गांधार भी है।
लेकिन सिर्फ मगध ही क्यों आया? तो पहला कारण क्या है? पकड़ लोगे। दूसरा, मगध की इस समय राजधानी क्या है? मगध की इस समय राजधानी है गिरिव्रज या राजगृह। तो जिस प्रकार मगध पूरी तरह से पहाड़ों के बीच स्थित है, उसी तरह से गिरिव्रज भी पहाड़ों से स्थित है ना। और जब गिरिव्रज को चेंज करके राजधानी क्या बनी? पाटलिपुत्र। ये अभी आएगा। हर्यक वंश के उदयन ने मगध की राजधानी को राजगृह से बदल के कहाँ ले आए थे, और पाटलिपुत्र भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गिरिव्रज था। देखो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब राजधानी स्थानांतरित हुई तो देखो यहाँ पर क्या है, पाटलिपुत्र के ऊपर एक नदी बह रही है जिसका नाम गंगा नदी। पाटलिपुत्र के पश्चिम, ये पश्चिम है ना, पूरब एक नदी है जिसका नाम, बोलो बोलो, चंपा नदी। पाटलिपुत्र के पश्चिम में, सॉरी दक्षिण में एक नदी है जिसका नाम सोन, और यहां पर एक नदी है गंडक। यानी देखो राजधानी, देखो ये किसकी राजधानी है? मगध की। मगध की राजधानी के ऊपर ये नदी बहरी, कौन सी? गंगा। अब बताओ कोई भी आक्रमण होगा तो नदी को पार करके होगा ना। जब तक नदी पार होगी तब तक इनको पता चल जाएगा, आक्रमण रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। इसके पूरब में, पूरब है ना, पश्चिम में कौन सी नदी है? तो गंगा जहां से खत्म हो रही है वहां से घेर लिया गंडक ने, यानी यहां से भी आक्रमण को रोक लिया। सोन यहाँ पे है दक्षिण में। अगर अस्मक जैसा महाजनपद, अस्मक कहाँ पर है, तो अगर ये आक्रमण करेगा तो सोन नदी भी बह रही है, ऐसे में ये सोन नदी पाटलिपुत्र की रक्षा करेगी कि नहीं रखेगी। और इस तरह से जैसे अंग कहाँ पर है? मगध के इधर। अगर अंग आक्रमण करेगा तो चंपा नदी इसका संरक्षण करेगी। तो भौगोलिक स्थिति ने मगध को मगध बना दिया, भौगोलिक स्थिति ने पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र। पहला कारण समझ में आया। दूसरा देखो, मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर जंगलों की भरमार थी। क्या था? भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं। मगध की जो लोकेशन है वो उस समय कहां पर थी? इसके आसपास कई सारे जंगल थे। जंगल होंगे तो जंगली जानवर होंगे। जंगली जानवर में एक हाथी भी है कि नहीं? जिसके पास सेना में हाथियों की संख्या ज्यादा, उसकी सेना अधिक शक्तिशाली होगी। पॉइंट समझ पा रहे हो? तो मगध के जंगलों ने मगध की सेना को हाथी भी प्रोवाइड करा दिए, मजबूत होगा। जंगल कटेंगे तो जंगल के कटने पर क्या होगा? लकड़ी प्राप्त होगी। इस लकड़ी का यूज मगध की सेना अपने हथियारों को बनाने में करेगी, बड़े बड़े रथ बनेंगे। ये सब उपयोगितावादी चीजें किसके पास है? मगध अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दो चीज समझ में आ गई। तीसरा देखो, मगध यानी वर्तमान का बिहार और झारखंड का स्थान। क्या तुम्हें पता है झारखंड में अभी भी कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं? तो उस समय होंगे। यानी मगध अन्य 16 महाजनपदों की तुलना में खनिज संपदा से भरपूर था। इस खनिज संपदा में बात मत करो यार, बात करो कि गड़बड़ हो जाए। खनिज संपदा में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यानी जितने महाजनपदों को लोहा मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा लोहा किसको मिल रहा है? अब अगर लोहा मिल रहा है तो लोहे का यूज कहां करेंगे ये लोग? हथियार बनाएंगे। हथियारों की संख्या ज्यादा होगी, लोहा यूज हो रहा तो हथियार क्या होंगे? मजबूत होंगे। अब मजबूत हथियारों का यूज सेना करेगी तो सेना कैसी हो जाएगी? शक्तिशाली की बेकार? हम बेकार हो जाएंगे। अब इंटरवल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लोहे की वजह से, यानी खनिज संपदा की अधिकता होने के कारण मगध में राजवंश का उदय
हुआ। कितने कारण हो गए? 3। यानी जंगल है तो जंगल के कारण वहाँ पर उनको हाथियों का यूज़ मिलेगा, हाथी होंगे, जंगल होंगे तो लकड़ियों का यूज़ मिलेगा, लकड़ियों से क्या बनेंगे? हथियार बनेंगे, बड़े बड़े रथ बनेंगे। यानी सेना पूरी सजी हुई किसके पास होगी? हथियारों और बड़े बड़े रथों की सेना किसके पास? तो जब सेना अच्छी तो वो साम्राज्य बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और इस वजह से पहली बार मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर प्राचीन भारत का पहला राजवंश अस्तित्व में आ गया। ठीक है, एक और कारण है जिसकी वजह से मगध अपने उत्कर्ष पर था। ये तो भौगोलिक स्थिति हो गई ना, चाहे वो पहाड़ियों से घिरा हो, चाहे वो नदियों से घिरा हो, चाहे यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे हाथी हो, ये सब क्या है? उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। इस ज्योग्राफिकल लोकेशन ने मगध को ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। इसके अलावा भी तुम याद करो जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ा रहे थे, जोड़ लेना प्लीज, तो वैदिक सभ्यता का जो वो थी विस्तार, वो कहाँ तक था? वैदिक सभ्यता कहाँ निवास कर रही थी? नाम बताओ उसको, किस क्षेत्र से नाम जान? सप्तसैन्धो। सप्तसैन्धो यानी भारत का ये इलाका, ये वाला इलाका ना। और मगध है कहाँ? ये है। तो एक मतलब इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि सप्तसैन्धो में स्थित जो सामाजिक परिस्थितियां बनी थी, कैसी? वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी? तुम्हें बताया है कि उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? कठोर हो गई। सामाजिक गतिशीलता खत्म हो गई। ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में पैदा होने वाला बच्चा वैश्य के घर में, शूद्र के घर में। ये सामाजिक जो वंचना है ये वैदिक काल की सप्तसैन्धो प्रदेश से यहां तक पहुंच नहीं पाई। मगध इस चातुर्वर्ण व्यवस्था से दूर था। यानी मगध के समाज में सामाजिक गतिशीलता विद्यमान होगी कि नहीं होगी? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? उत्तर वैदिक काल आते आते यहां पर वर्ण व्यवस्था अपने कठोर अवस्था में पहुंच चुकी थी। 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी इनका काम क्या होगा? ब्राह्मणों का वेद करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, दान देना और दान लेना। क्षत्रिय का काम क्या होगा? वो युद्ध करेगा। वैश्य का काम क्या होगा? वो व्यापार करेगा। शूद्र का काम क्या होगा? वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा। अब सोचो, जब सामाजिक गतिशीलता इस समाज में है, कहां पर? तो ये कहीं लिखा है कि ब्राह्मण हथियार नहीं चला सकते? क्या ऐसा कहीं लिखा है कि शूद्रों को तीर कमान की कला नहीं आ सकती? क्या ऐसा लिखा है कि वैश्य तलवारबाजी नहीं कर सकते? अगर जब कर सकते हैं तो सामाजिक गतिशीलता होने के कारण किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति यदि युद्ध में, सेना में शामिल होना चाहता है तो वो मगध की सेना में शामिल हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा? सोचो, ऐसे में मगध की सेना और बाकी महाजनपद की सेना में क्या अंतर होगा? होगी कि नहीं होगी? ये हर वर्ग से अच्छे अच्छे लोगों को सेना में शामिल करने का अधिकार दे देंगे। बाकी सारे महाजनपद में, बाकी सारे महाजन सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध करेगा। क्या जरूरी है सभी क्षत्रिय युद्ध कर सकते अच्छे से? तो यहाँ की सेना बहुत ज्यादा एनरिच होगी कि नहीं होगी? आ गई बात समझ में? तो चौथा कारण है कि वैदिक सभ्यता की जो सामाजिक गतिशीलता थी या वैदिक सभ्यता का जो प्रभाव था वह प्रभाव मगध तक नहीं पहुंच पाया था। इस कारण यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता बनी थी। जब सामाजिक गतिशीलता बनी होगी तो सेना की गतिशीलता भी बरकरार रहेगी, है या ना? जो युद्ध में पारंगत होगा वो मगध की सेना में आ जाएगा और वो युद्ध करेगा। ऐसे में सेना कैसी हो जाएगी? संगठित हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और सभी महाजनपदों से ऊपर हो जाएगी, है ना? तो मगध में पहली बार राजवंश का उदय हो गया। समझ गए? कितने राजवंश?
कोई बताओ। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। यानी पहली बार जब राजवंश स्थापित हुआ तो पहला राजवंश कौन है? दूसरा, तीसरा। इसका टाइम पीरियड है 544 बीसी से 412 बीसी। ठीक, इस हर्यक वंश में हम 4 राजाओं का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? हर्यक वंश का पहला संस्थापक कौन है? बिंबिसार। दूसरा अजातशत्रु। तीसरा और चौथा नागदशक। हालांकि उदयन के बाद 2 अन्य शासक और आए, मतलब उदयन और नागदशक के बीच 2 अन्य शासक और थे, लेकिन इतिहास में इनकी जानकारी हमारे पास नहीं है, बस नाम है। एक अनिरुद्ध है और एक मुंडक है। तो हर्यक वंश में हमें कितने शासकों को पढ़ना है? पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा नागदशक। नागदशक के बाद यानी नागदशक जो राजा था किसका? अंतिम हर्यक वंश का, उसके अमात्य शिशुनाग ने इसकी हत्या की और एक नए राजवंश की नींव डाल दी, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? शिशुनाग। टाइम पीरियड 412 बीसी से 344 बीसी। इसकी तुलना में थोड़ा छोटा है कि नहीं है? हाँ, इसमें हम दो लोगों का अध्ययन करेंगे। पहला शिशुनाग और दूसरा कालाशोक। कालाशोक या काक वर्ण। आप चाहे कालाशोक कहें या काकवर्ण कहें, दोनों का मतलब एक ही है। काकवर्ण के बाद नंद वंश की स्थापना होती है। इस नंद वंश का कार्यकाल 344 से 324 बीसी। नहीं समझे मेरी बात? इसमें हम कितने राजाओं का अध्ययन करेंगे? पहला नंद वंश का जो संस्थापक है उसका नाम महानंदिन, दूसरा महापदम नंद और तीसरा धनानंद। यह है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हमें कितने बारे में क्या क्या पढ़ना है? पहले देखो, मगध में राजवंश क्यों बना, तो उसके पीछे तुम्हारे पास कितने तर्क होने चाहिए? कम से कम 3 से 4। पहला क्या है कि मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध जहां पर स्थित है वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे में विदेशी आक्रमण या कोई भी जनपद का आक्रमण होगा तो सबसे पहले जानकारी किसको होगी? और ऊंचाई में रहने के कारण वो सभी आक्रमणकारियों को रोक देंगे। दूसरा, मगध के साथ साथ इनकी जो राजधानियां हैं, पहले कौन सी है? गिरिव्रज या राजगृह। इस राजगृह को देखा तो ये भी 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा, चौथी तरफ मतलब विंध्य पर्वत भी है, इधर चंपा नदी है, ऊपर गंगा नदी है और इधर गंडक नदी है। यानी चारों तरफ नदियों से घिरा और नीचे विंध्य पर्वत से घिरा है। ऐसे में नदियां और पर्वत इस राजधानी की रक्षा करेंगी। जब उदयन दिखा, ये उदयन अपनी राजधानी मगध की राजधानी गिरिव्रज से चेंज करके कहाँ जाएगा? पाटलिपुत्र। वो पाटलिपुत्र भी क्यों बना रहा है? क्योंकि पाटलिपुत्र भी चारों तरफ नदियों से घिरा है और सुरक्षित है। ऐसे में मगध का उत्कर्ष एक राजवंश के रूप में हो जाएगा। कितने राजवंश बनेंगे? 3। पहला हर्यक वंश, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। नागदशक की मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश अस्तित्व में आएगा, जिसका टाइम पीरियड इधर मत देखो 412 से 344 बीसी। इसमें कौन कौन से राजा? एक शिशुनाग और दूसरा कालाशोक या काकवर्ण। कालाशोक के बाद मगध में नंदवंश अस्तित्व में आएगा, जिसका टाइम पीरियड 344 से 324। और 324 में धनानंद की मृत्यु के बाद एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य वंश का
स्थापना कर देंगे। कब? 330। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अजात शत्रु के बारे में क्या जानते हो? ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, बिंबिसार अजात शत्रु कौन है? ये बाप है। फिर अजात शत्रु का लड़का कौन है? उदयन का लौंडा कौन है? इनके परिवार में, वंश में हमेशा बच्चे ने अपने बाप को मारा है। यानी जब बिंबिसार गद्दी पे बैठा है तो अजात शत्रु इसको मारकर अपने खुद गद्दी में बैठ जाएगा। ये बात उदयन को दिखेगी कि मेरा बाप भी अपने बाप को मार के बैठा है, तो क्यों ना। इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी समझ में आई बात? तो पूछा जाएगा पितृहंता वंश से संबंधित कौन सा वंश है? यही तीनों ऑप्शन होंगे, आपको क्या लगाना है? समझ में आ गई बात? पक्का? जब ये नाग दशक गद्दी पे बैठेगा तो यहाँ की जनता इस पितृहंता वंश से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। ये पता, यहाँ की जनता कहेगी यार इनकी तो आदत हो गई है, बाप को मार के खुद गद्दी में बैठ जाते हैं। इस वजह से यहाँ नाग दशक के सबसे इंपॉर्टेंट अमात्य, जिसका नाम शिशुनाग है, जनता इसको गद्दी से हटाएगी और किसको बैठा देगी, और एक नए वंश की स्थापना हो जाएगी, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? शिशुनाग वंश में कितने शासक पढ़ेंगे हम? 2। कौन कौन से? एक खुद शिशुनाग हो गए और दूसरे कालाशोक या काकवण। काकवण के बाद नंदवंश। कितने वर्ष के लिए? सबसे छोटा राजवंश जो 20 वर्ष तक सिर्फ शासन किया हुआ था, और उसके बाद मौर्य वंश अस्तित्व में आ जाएगा। तो ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे और मौर्य वंश की डिटेल क्लास आज नहीं, कल तो बौद्ध धर्म होगा, फिर जैन होगा, फिर मौर्य वंश होगा। ठीक है, पक्का? चलो अब एक एक ले आते हैं हम लोग। क्या? हर्यक वंश टाइम पीरियड 544 से 412 BC। पहला शासक बिंबिसार। सोचो भारत में पहले राजवंश का पहला शासक कैसा होगा? खतरनाक होगा, सीधा होगा, डरपोक होगा, बहादुर होगा, कैसा होगा? ठीक ही होगा, बहुत खतरनाक होगा ना। इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके की तकनीकों का यूज किया। जैसे जिससे पूछेंगे बताएगा, तुम बताओ अवंती कहां पर है जी? अवंती भारत के किस राज्य में है? ये जुड़ रहा है इसलिए बता रहे। तुम बताओ। हाँ, अवंती महाजनपद है ना, भारत के किस राज्य में है? देखो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब जब यहाँ पर अवंती नामक एक महाजनपद था, इस अवंती पर उस एक राजा है जिसका नाम प्रद्योत। ये इतना क्रूर था, इतना खतरनाक था, इसके नाम के आगे क्या लगा गया? चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत इस समय जब बिंबिसार मगध का शासक है, उस समय अवंती का शासक कौन है? चंड प्रद्योत। कैसा घातक आदमी है? चंडिका। लड़कियों के ऊपर जब लड़कियां गुस्सा आती तो क्या बोलते उसको? चंडिका बोलते कि नहीं बोलते? तो वैसे ही वो कैसा आदमी है? वो सबको काटेगा। ऐसे में चंड प्रद्योत की नजर कहाँ गई? मगध। लड़ाई होगी। इस लड़ाई से बचने के लिए बिंबिसार ने कूटनीति का प्रयोग किया। देखो कैसे। जैसे ही आक्रमण करने जा रहा था, किस पर? मगध पर। यह भाई पीड़ित हो गया किससे? पीलिया से। और इसकी पीलिया का इलाज अवंती राष्ट्र के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। ये बेचारा परेशान, मरने के कगार पे। पीलिया इसके लिए क्या बन गई? नासूर।
ऐसे में बिंबिसार ने कूटनीति का प्रयोग किया और अपने वैद, नाम बताओ कोई, बिंबिसार के वैद का नाम बताओ। बिंबिसार के राजवैद का नाम जीवक। इस जीवक को अवंती राष्ट्र भेजा और कहा कि भाई का इलाज करो, और भाई का इलाज हुआ, भाई सही हो गया। ऐसे में चंद्र प्रद्योत और बिंबिसार के मध्य संबंध कैसे हो जाएंगे, और उसने युद्ध को रोक दिया। कूटनीति का पहला लक्षण दिखा। दूसरा, बिंबिसार मजबूत आदमी। बिंबिसार है कहाँ का शासक, ये मगध, मगध के बगल में ये अंग और ये वज्जी। मगध, जब मगध पर बिंबिसार था उस समय अंग पर ब्रह्मदत्त का शासन था। कहानी सुनना, ये सब रटने वाली चीजें नहीं है। किसका शासन था, ब्रह्मदत्त का। बिंबिसार ने पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया, अंग के राजा ब्रह्मदत्त, और इसको पटक के मार दिया और अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी अब मगध का एक्सपेंशन तुम्हें दिखाई देगा। पहला आक्रमण किसके खिलाफ, अंग महाजनपद के ब्रह्मदत्त के खिलाफ, इसको मारा और मार के अंग को मगध में मिला लिया। दूसरा, चंद्र प्रद्योत आक्रमण करने वाला था, लेकिन तो इससे भी मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए और ये अपने आप में इसमें मिल ही गया। ठीक, यानी ये कूटनीतिक भी अच्छा है और युद्ध का अच्छा, मतलब हथियारबाज अच्छा है। ठीक, इसके बाद अपने मगध साम्राज्य को और एक्सपेंशन देने के लिए ये क्या करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। ये पूरे भारत में ढूंढेगा सुंदर सुंदर राजकुमारियों को और करेगा शादी। ठीक है, कहा जाता है कि बिंबिसार की लगभग है कितनी थी, है 500 रानियां। ठीक, 500 रानियों में से, अरे यार हंसो नहीं, 3 रानियों की चर्चा हमें मिलती है। अब इतिहास पढ़ रहे हो भाई, इसमें तुम्हें रिसर्च नहीं करनी है कि बिंबिसार किस दिन महाकौशला के घर जाता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहली रानी कौन है, महाकौशला। कौशल याद आया, कौशल, कौशल महाजनपद है। कौशल की राजधानी बताओ। गुड, यानी कौशल एक ऐसा महाजनपद था जो 2 भागों में बटा था, नॉर्थ कौशल और साउथ। नॉर्थ कौशल की राजधानी श्रावस्ती और इसके साउथ की साकेत। इस कौशल राज का राजा जिसका नाम है प्रसेनजित, बिंबिसार कौशल राज पे आक्रमण करता है और प्रसेनजित को हरा देता है। हराने के बाद एक प्रस्ताव लेके आता है कि तुम अपनी बहन महाकौशला से मेरा विवाह करवा दो। राजी हो जाते, समझौता होता है और महाकौशला नामक जो प्रसेनजित की कौन है, बहन है, उसकी शादी किससे हो जाएगी, बिंबिसार से। और इस शादी के बाद कुछ दहेज भी होगा। वो दहेज के रूप में कौशल का प्रसेनजित बिंबिसार को काशी महाजनपद दहेज के रूप में दे देगा। मगध का एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। मगध ने पहला अटैक किस पे किया, अंग के राजा समय कौन है, ब्रह्मदत्त, यानी अंग को भी मगध में मिला लिया गया। पहला समझ में आया। दूसरा, चंद्र प्रद्योत अटैक करने वाला था, लेकिन अपनी डिप्लोमेसी के कारण उसने उस अटैक को टाल दिया और चंद्र प्रद्योत से दोस्ती कर ली। याद आया कौन है, बिंबिसार का राजवैद का नाम क्या है, जीवक। ये याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जीवक को उसने कहाँ भेजा, अवंती, और अवंती में जाकर उसने किसका इलाज कर दिया, चंद्र प्रद्योत का। पीलिया ठीक हो गई, चंद्र प्रद्योत अपने पैरों पर फिर से खड़े हो गए। ऐसे में उपकार होगा कि नहीं होगा, युद्ध टल गया और मगध और क्या अवंती के बीच संबंध कैसे बन गए, अच्छे। तीसरा, ये अपने मगध के साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए क्या कर रहा है, और पहली पत्नी कौन है, महाकौशला। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध कौशल के राजा
प्रसेनजित से है, ये प्रसेनजित की बहन है। बिंबिसार इनके ऊपर अटैक करेगा, युद्ध में हराएगा और प्रसेनजित को समझौता करने के लिए विवश कर देगा। इस समझौते के तहत ये अपनी बहन किसको ब्याह देंगे, और दहेज के रूप में काशी भी बिंबिसार को। मगध का एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ, यानी इस तरफ उससे कौशल से संबंध अच्छे हो गए, नीचे अवंती से हुए, और अंग इसके हाथ में ऑलरेडी आ चुका है। आ गई बात समझ में। एक और शादी है, नाम देखो, ये सब क्वेश्चन पूछेगा इसलिए बता रहे हैं। तो पहली महारानी कौन, महाकौशला। दूसरा भद्र नरेश की पुत्री क्षेमा, क्षेमा या खेमा, हेमा नहीं खेमा। तो क्षेमा इनकी कौन सी पत्नी है, पूछा गया है। बिंबिसार की कौन सी पत्नी बुद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थी, ये आगे चलकर महात्मा बुद्ध की शिष्या भी बनेंगी, ठीक है। तीसरी ये सुना है लिच्छवी, लिच्छवी क्या था, है लिच्छवी एक गणराज्य था ना। लिच्छवी में, सॉरी, ये लिच्छवी किसमें मिला हुआ था, नहीं, वज्जी। वज्जी के 8 महासंघ, वज्जी जो बना था वो कितने से बना था, तो 8 संघों में से लिच्छवी भी एक। लिच्छवी में एक राजा है चेटक, चेटक की पुत्री को भी ये शादी करके अपने पास ले आया था। समझ में आई बात, कितने। तो बिंबिसार के बारे में तुम्हें क्या क्या जाना, वही जानो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा पूछा जाएगा तो मर जाओगे। पहला, बिंबिसार अगर टाइम पीरियड पूछे तो कब आएगा गद्दी पे, 544 बीसी में बिंबिसार गद्दी पर, वो भी तो हैं बेचारे बीच वाले, और 492 तक, 492 तक ये गद्दी पर बैठा रहेगा। बिंबिसार जब गद्दी पर बैठा, इसी समय महात्मा बुद्ध भी भारत की धरती पर जन्म ले चुके हैं और अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं। तो कौन सा शासक महात्मा बुद्ध का समकालीन है, ये सब याद रखोगे। इसका लड़का, बिंबिसार का लड़का कौन है, वो भी उनका समकालीन है, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध का समकालीन हर्यक वंश का राजा कौन, बिंबिसार। बिंबिसार का टाइम पीरियड 544 से 492 बीसी। इसने क्या किया, पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया, हाँ, तो बिंबिसार हो गए ना। क्या क्या देखा बिंबिसार में, हाँ, तीन महारानियां, कौन कौन सी, पहली महाकौशला, ये किसकी बहन है, प्रसेनजित की, प्रसेन, और फिर क्षेमा, ये भद्र नरेश की पुत्री हैं, और तीसरी चेटक की पुत्री, क्या नाम है, चेलन्ना, चेलन्ना, अजय बेकार नाम थे सब, ठीक है। ये 3 महारानियों को उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। बिंबिसार जैसे टाइम बीतेगा 492 बीसी आएगा, इसका लड़का पैदा हो चुका है जिसका नाम क्या है, अजातशत्रु। और अजातशत्रु बिंबिसार के पेट में चाकू घुसेड़ कर उसको, हाँ चाकू मारा है भाई, चाकू से उसकी हत्या कर देगी। और चाकू से हत्या करने के बाद अजातशत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक बनकर उभर आएगा, जिसका टाइम पीरियड कितना है, 492 बीसी से 460, ठीक है ना। हाँ पूछो पूछो पूछो, क्या बोलो, तीनों रानियों के, अब ये उनको, उनसे पूछो, हमें नहीं पता, ये बिंबिसार बताएंगे थे कि नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अजातशत्रु, ठीक, ये अजातशत्रु, अब बात मत करो यार, क्या बोल रहे थे, हाँ, अजातशत्रु फिर से मगध को और भी बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी जो अंग बढ़ चुका है, अंग मगध में मिल गया, ठीक, अवंती, अब ऐसे रहने दो, अवंती किसमें मिला है, जाएगा। प्रसेनजित को फिर से पटकनी देकर अजातशत्रु जीत जाएगा और दोनों के मध्य फिर से समझौता होगा। इस समझौते के तहत प्रसेनजित अपनी पुत्री वाजिरा को अजातशत्रु के हाथों ब्याह देगा। फिर से संबंध जो बिगड़ रहे थे फिर से कैसे हो गए, सही हो गए। समझ में आई बात। इसी प्रकार मगध को और विस्तारित करने के लिए अजातशत्रु कहाँ अटैक करेगा, लिच्छवी, ठीक।
लिच्छवी इस समय, अजातशत्रु के समय लिच्छवी जो गणराज्य है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी और अजातशत्रु इसको हरा नहीं पाएंगे। हमारी लड़ाई चलती रहेगी दोनों के बीच और दोनों बराबर के शक्तिशाली राजा हैं। ऐसे में युद्ध का जो परिणाम है वो एक तरफ नहीं जाएगा। तो देखना ये मदद लेंगे किससे, किसकी बात हो रही है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक सेनापति है जिसका नाम वत्सकार है। वत्सकार अपनी तकनीकी बुद्धि का यूज करते हुए अजातशत्रु को कहेंगे कि भाई साहब आप कुछ नए हथियारों का यूज करें, और 2 हथियार पहली बार भारतीय इतिहास में शामिल होंगे। कभी नाम सुनना तो बताना। पहला है महाशिला कंटक और दूसरा है रथ मूसल। पहली बार बाहुबली देखी? बाहुबली में देखना एक बड़ा सा खंबा है, खंबे में बड़ा पत्थर रखा है, 2 आते हैं हथौड़ा चलाते हैं और वो देखा है? नहीं समझे? ऐसा था। ये बहुत बड़ा एक बेस है, ये डंडे से है, डंडे में यहाँ 2 सैनिक खड़े होंगे और यहाँ पे रस्सी है। उसके ऊपर, इस बेस के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया। जैसे ही रस्सी कटेगी ये क्या होगा? खुलेगा। और यह कहाँ गिरेगा? अब बाहर की सेना में हाथी के सर में लगा, हाथी पागल हो गया, किसकी सेना को कुचल देगा? अपनी ही सेना में। समझ में आई? पहला समझ में आई? इसको क्या बोला गया? महाशिला कंटक। शिला, महाशिला बहुत बड़ी पत्थर है जिसको गुलेर की तरह यूज किया जाएगा और दुश्मन की खेमे में फेंका जाएगा। दूसरा कौन सा है? रथ मूसल या रथ मूसला। मतलब रथ में क्या जोड़ दिया गया? मूसल। रथ के चारों तरफ बड़े बड़े भाले और रथ दौड़ा दिया गया। तो जो रथ के आसपास आएगा उसको किसकी चोट लगेगी? भालों की, और भालों से लोग छिदते हुए मर जाएंगे। समझ में आई बात? तो अजातशत्रु ने महाशिला कंटक और रथ मूसल का जब प्रयोग किया तब लिच्छवी गणराज्य को वो हरा पाया। अब पूछा गया ये महाशिला कंटक क्या है? एक प्रकार की न्यायालय है, राजस्व है, एक पुरोहित का नाम है, या एक प्रकार का हथियार है? तो क्या है? समझ में आया? महाशिला कंटक और रथ मूसल ये क्या है? हथियार। किसने यूज किया? अजातशत्रु ने युद्ध के दौरान पहली बार इनका यूज किया और लिच्छवी को हरा दिया। ठीक है। अजातशत्रु के बाद कौन है? अजातशत्रु के बाद उसका लड़का कौन आएगा? उदयन। उदयन की उपाधि उदयभद्र। जिस प्रकार अजातशत्रु में बाप को मार के बैठेगा उसी प्रकार उदयन भी अपने बाप को खंजर मारकर गद्दी पर बैठेगा। देयर आर नो फॉरेन फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो बात आधुनिक भारत में जॉर्ज बर्नार्ड ने कही है वो हर जगह दिखाई दे रही है। राजनीति में ना ही आपका कोई बाप, ना ही आपका कोई पुत्र, ना ही आपके सगे संबंधी, ना ही आपका कोई दुश्मन। जिसने जब मौका मिला है एक दूसरे की हत्या करके ही गद्दी प्राप्त की है। आया ना? तो ये चला आ रहा है। हाँ, हाँ, लोगों ने गर्दनों पे पैर रखा है अपने आप को बढ़ाने के लिए, यही समझ लो। तो हत्या चल रही है, आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। ठीक है, पक्का। नेक्स्ट कौन है? उदयन। उदयन क्या करेगा? उदयन ही पहला शासक है जो गिरिव्रज को ट्रांसफर करके नई राजधानी पाटलिपुत्र, या पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर। तो पूछा जाएगा कुसुमपुर या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? याद रखना, पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी से पहले कौन सी राजधानी थी? गिरिव्रज या राजगृह। ये ट्रांसफर किया क्या इसने किया?
राजधानी का ट्रांसफर किसने किया? उदयन ने। तो पहले बसाया होगा तब राजधानी ले गया होगा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? या कुसुमपुर की स्थापना किसने की? ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? नागदशक आएगा। नागदशक बकवास है। उदयन के बाद कितने शासक हो गए? पहला बिंबिसार, ये सब रट लेना। दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा उदयन के बाद और नागदशक से पहले दो और राजा थे। कौन कौन से? एक है अनिरुद्ध और दूसरे मुंडक, लेकिन इनके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। और आखिरी में कौन है? नागदर्शक, या पुराणों में से ही दर्शक नाम से जाना गया। तो दर्शक किसकी उपाधि है? नागदर्शक कौन है? हर्यक वंश का अंतिम शासक। इसी तरह से पूछा जाए कि बिंबिसार की उपाधि कौन क्या है, तो लिख लेना कहीं, शोड़िक। अजातशत्रु की राजधानी उपाधि कुड़िक, और उदयन की उदयभद्र, और नागदर्शक की दर्शक। ये उपाधियां हमेशा मैच करने के लिए पूछी जाती है, याद रखोगे पक्का। ये है हर्यक वंश का पहला, सॉरी मगध साम्राज्य का पहला राजवंश, हर्यक वंश। इसके बाद कौन आएगा? अब देखो, नागदशक जैसे गद्दी पे बैठेगा, इसकी जनता यहाँ से इससे परेशान है। ठीक है, परेशान क्या हो, गर्मी लग रही है? हाँ, लगनी चाहिए। परेशान है, जनता को समझ में आ जाएगा कि साले अपने बाप को मार के गद्दी पर बैठ रहे हैं। अब जनता इनसे त्रस्त है और जनता कहेगी नहीं, अब आप हटो। और एक योग्य अमात्य है, आप ही की सेना में एक अमात्य है जिसका नाम शिशुनाग है, हम सत्ता अब उसको सौंप रहे हैं। और बिंबिसार, सॉरी नागदशक के बाद हर्यक वंश खत्म हो जाएगा और एक नया वंश अस्तित्व में आ जाएगा। कौन सा? शिशुनाग वंश। टाइम पीरियड 412 बीसी से 344 बीसी। यही याद रहेगा तब भी कर ले जाओगे कि पहला वंश कौन है? राजवंश। दूसरा राजवंश कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? समझ में आई बात? अब देखो, इसमें पहला शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है तुम्हें, बस ये याद रखना कि ये किस वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, नागदशक के अमात्य थे, जनता त्रस्त थी नागदशक से, और नागदशक को गद्दी से हटाकर शिशुनाग को जनता ने बैठा दिया। इसके बाद कौन आएंगे? कालाशोक। कालाशोक या काकवर्ण। ठीक, इसके बारे में तुम्हें क्या जानना है? कुछ नहीं जानना है, बस एक चीज कि इसके समय में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, एक चीज और भूल गए, ये जो है ये अजातशत्रु, तो सेकेंड वाली बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय हुई? पहली। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। हालांकि जब बौद्ध हम पढ़ाएंगे तो हम चारों बौद्ध संगीतियों का पूरी चर्चा करा देंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा याद रखना। पहली कब हुई? कहां पर हुई? राजगृह। ठीक है, राजगृह में भी एक जगह है सप्तपर्णी गुफा। तो पूछा जाता है कि पहली जो बौद्ध संगीति है कहाँ हुई है? राजगृह। नहीं होगा, राजगृह नहीं होगा तो क्या होगा? अगर यूपीएससी ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो ये ना पूछकर ये पूछ लेगा। ठीक है, दूसरी किसके समय हुई? कालाशोक। कहां पर हुई? वैशाली। वैशाली सब जानते हैं, ऑप्शन नहीं हुआ तब क्या होगा? बताओ। जैसे सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगृह में। वैसे वैशाली में किसी निश्चित जगह पे बुद्ध की संगीति हुई है, नाम बताओ कोई। नहीं पता? बालुकाराम विहार। बालुकाराम विहार। विहार क्या होते हैं? चैत्य क्या होता है? चैत्य।
वो चैत्र होता है, चैत्य चैत्य। ये क्या होता है? नाम होता है? बताओ चैत्य क्या होता है? स्तूप क्या होता है? बहुत सही। ये क्या है? स्तूप क्या होता है? अभिलेख है वो सर। स्तूप क्या होते हैं? पूजा घर यार। जैसे हम लोग के लिए मंदिर है वैसे बुद्धिस्ट के लिए स्तूप, इसके आगे पीछे परिक्रमा करते हो, पूजा घर है वो। समझ में आया? चैत्य क्या है? चैत्य भी एक प्रकार का पूजा घर है। विहार क्या है? विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। देखो ऐसा होता है कुछ। ये बुद्धियों बौद्धों का निवास स्थान भी है और पूजा घर भी है। अब कोई आया, कोई बुद्धिस्ट आया प्रवरना करके। प्रवरना क्या होता है? तुम लोग को सब पढ़ा चुके, सब बेहोश हो, 700 साल तक सिलेक्शन नहीं होगा तुम लोग का। क्या होता है? नहीं। प्रबंधन क्या है? कब करते हैं लोग? बुद्धिस्ट कब करते हैं? हाँ। पातिमोक्ष क्या होता है? पातिमोक्ष, पातिमोक्ष होता है जब कोई बौद्ध बाहर भिक्षा मांग के आया है, तो जब बाहर गया है तो कुछ से उससे अनैतिक काम हुए होंगे। अब जब यहां प्रवेश करेगा, ये चैत्य होता है, ये विहार है, और इसका ये अंतिम हिस्सा। तो यहाँ पे लोग रहते हैं, लेटे रहते हैं, सोएंगे, आराम करेंगे। जब बरसात होगी तो बौद्ध भिक्षु क्या बाहर रहेंगे? तो क्या करेंगे? वो अंदर आ गए तो जैसे आसियाना टाइप है, यहाँ पे आके सोएंगे और पूजा करने के लिए अंदर जाकर। तो चैत्य और विहार दोनों एक ही संरचना का हिस्सा है। स्तूप अलग है, लेकिन स्तूप भी वही पूजा कर और चैत्य भी वही पूजा कर। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? पातिमोक्ष मतलब बाहर कोई बौद्ध भिक्षु घूम रहा है, घूमते घूमते उससे कोई गलत काम हो गया, तो यहाँ पे प्रवेश करने से पहले उसको क्या व्रत लेना पड़ेगा? अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। अब मैं शुद्ध हूँ, तो आप जब शुद्ध हो जाओगे तब तुम्हें अंदर जाने का मौका मिलेगा। ठीक है। अब गड़बड़ क्या होगी? जब आने वाले समय में और टाइम बीतेगा, बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब इसका ह्रास धीरे धीरे होने लगेगा। उसके पीछे एक वजह बहुत बड़ी है कि इस विहार में पुरुष और महिलाएं साथ में रहने लगी थी। जो बुद्ध के पहले वो शिष्य हैं, क्या नाम है उनका? आनंद। आनंद ने कहा था कि संघ में महिलाओं का प्रवेश मत करो महात्मा जी, गड़बड़ होगी। तो महात्मा बुद्ध जी समानता के उसके थे कि जैसे उनके लिए पुरुष वैसे उनके लिए सबको अनुमति दे दी। तो बदतमीजी हो गई। महिलाओं की गलती नहीं, इसमें किसकी गलती है? पुरुषों की। आनंद को यह बात पता था कि साथ रहोगे तो गड़बड़ होगी, लेकिन महात्मा बुद्ध समानता के सिद्धांत पे काम कर रहे थे, उन्होंने अनुमति दी। और बौद्ध धर्म का पतन का सबसे बड़ा कारण है बौद्ध धर्म में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, नहीं तो खत्म ना होता। ठीक है, कहाँ थे हम वैसे? क्यों ये बोला हमने है? हाँ, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के काल में सेकंड बौद्ध संगीति हुई। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली। कौन से स्थान पे? पहली सप्तपर्णी गुफा और दूसरी बालुका राम विहार। ठीक है, पक्का? उदयन नहीं, क्या हो गया? कौन हो गया? शिशुनाग हो गया, और शिशुनाग हो गया, और कालाशोक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कालाशोक के बाद कौन आएगा? नंदवंश। टाइम पीरियड 344 से 324। पहला शासक महानंदिन। महानंदिन वास्तविक शासक है या नहीं है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। कुछ किताब इसको मानते हैं और कुछ किताब महापदम नंद को शासक मानते हैं। कुछ का मानना है कि महानंदिन की हत्या कर कर महापदम
नंद वंश का और वास्तविक संस्थापक बन गया। कुछ समय तक रहेगा और उसके बाद अंतिम शासक धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक रहेगा। ठीक है, इसने क्या किया, अपनी जनता पर बहुत ज़्यादा टैक्स आरोपित कर दिया, यानी 50% से भी ज़्यादा। ऐसे में धनानंद की जो जनता है वो क्या हो जाएगी, त्राहिमाम करने लगेगी। इस त्राहिमाम से बचने के लिए इसी के दरबार में एक व्यक्ति हैं, कौन, विष्णुगुप्त शर्मा या कौटिल्य, या इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, चाणक्य। ये गए और धनानंद से बात करते हुए कहा कि भाई साहब आप बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं जनता से, जनता मर जाएगी, आप अपने टैक्स को कम करें। बात अच्छी थी, धनानंद को माननी चाहिए थी, मानी नहीं, बल्कि चाणक्य की इन्होंने बहुत भयानक बेइज्जती कर दी और अपने दरबार से इन्हें बुरी तरह से अपमानित करके भगा दिया। भाई ने चोटी पे गांठी लगाई और कसम खाया, क्या, कि आने वाले 20-25 सालों में तुम्हारे वंश का अस्तित्व ही खत्म कर दूंगा मैं। और गंगा जल लेके छिड़के और निकल गया। कहाँ कहाँ, तक्षशिला के प्राचार्य थे। जब इन्हें अपमानित किया गया पाटलिपुत्र में, तब ये निकले और विंध्य पर्वत से होते हुए, कहाँ से, विंध्य पर्वत से होते हुए कहाँ जा रहे थे ये, तक्षशिला। विंध्य पर्वत की पहाड़ियों पर एक बालक इनको दिख गया। कौन, राजकीलम नामक खेल खेल रहा था, राजकीलम। ठीक, इस खेल को देखते हुए वो लड़का राजा बना था और सभी बच्चे उसकी प्रजा बन रहे थे और न्याय निर्णय की शक्ति इसके पास दिख रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा, भाई तुम कौन हो, तो मेरा नाम ये है। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा, गांव में है, मुझे मिलना है। मिले और मिलते ही चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ तक्षशिला। ठीक है, और तक्षशिला में सारी शिक्षा दीक्षा देने के बाद एक व्यक्ति से, सिर्फ चाणक्य ने सिर्फ एक व्यक्ति के सहारे, वो व्यक्ति कौन है, चंद्रगुप्त, इसके सहारे संपूर्ण नंद वंश का अंत कर दिया और 323 में मौर्य वंश अस्तित्व में आ गया। ठीक है, पक्का। क्या क्या देखा हमने, मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष कितने राजवंशों में हुआ, 3। पहला कौन है, हर्यक वंश। हर्यक वंश का टाइम पीरियड कितना है, 544 से 412 BC। इसके तहत कितने राजाओं का अध्ययन किया हमने, 4। कौन कौन से, बिंबिसार, उसका लड़का अजातशत्रु, उसका लड़का उदयन, उदयन का लड़का नागदक्षक। हालांकि उदयन के बाद भी 2 अन्य शासक गद्दी पर बैठे जिनके नाम अनिरुद्ध और मुंडक हैं, लेकिन इनके बारे में इतिहास मौन है। और नागदक्षक को अंतिम हर्यक वंश का मानते हुए इतिहासकारों ने माना। ठीक, और नागदक्षक को क्या किया, मारा नहीं था, नहीं, इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता था। यानी जनता देख रही थी कि कोई भी लड़का अपने बाप को मारकर गद्दी पर बैठ रहा है, ये अनैतिक काम जनता को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम दर्शक को हटाकर एक नए अमात्य, योग्य अमात्य जिसका नाम शिशुनाग है, उसको राज सत्ता सौंप देंगे और शिशुनाग वंश अस्तित्व में आ गया। टाइम पीरियड क्या है इसका, 412 से 344 BC। इस शिशुनाग वंश के तहत 2 महत्वपूर्ण शासकों का अध्ययन किया। कौन कौन सा, पहला तो शिशुनाग वंश है और दूसरे कालाशोक है या काकवर्ण है। कालाशोक के समय में ही बौद्ध की दूसरी संगीति हुई थी। ठीक है, इसके बाद कालाशोक के बाद कौन सा वंश आया, नंद वंश। नंद वंश के कितने शासक, नंद वंश का टाइम पीरियड क्या है, 344 BC से 324। और कितने शासक पढ़े हमने, 3 शासक। कौन कौन से, पहला महानंदिन, दूसरा महापद्मनंद और तीसरा धनानंद। कुछ इतिहासकार महानंदिन को वास्तविक शासक नहीं मानते बल्कि महापद्मनंद को मानते हैं। ठीक है, महापद्मनंद की उपाधि पूछी गई एक बार, अब देखो याद आता रहता है इसलिए बताते रहते। महापद्मनंद उपाधि क्या है, इसको पुराणों में एक छत्र बोला गया है या एक राट। तो पूछा गया एक राट किसकी उपाधि है, महापद्मनंद की। एक छत्र किसकी उपाधि है, काकवर्ण किसकी उपाधि है, कालाशोक की। श्रोणिक किसकी उपाधि है,
बिंबिसार की। कुणिक किसकी उपाधि है? उदयभद्र किसकी उपाधि है? ये सब रट लेना, क्लास देखना, नोट्स बनाना, कल हम आके फिर से इसको करा देंगे। बाकी मिलते हैं कल। कौन सा? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब निकलो, बिना पंखे के मजा आया? जरूरी है।